नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोर्ड एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को समझेंगे। पहले चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जीएस में अपना बेस बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं जीएस में, तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आप कक्षा 6, 7, 8 तक की भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस में बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। और जैसे ही आप इन एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, आपका सीटेट, आपका स्टेट टेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो जीएस पूछी जाती है वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर विविधता की समझ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनकी धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आए हुए हैं जैसे धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार। ये सब आपस में मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता पाई जाती है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों, देखिए आपकी उम्र कहने का मतलब कक्षा 6 की किताब है, तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहा गया है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ठीक है, ये रहे चित्र। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, हमारे खान पान आदि में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ? मैं घर में किस विषय में बात करती हूँ? मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है? मुझे किसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद है? आगे देखिए, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। आगे है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, बिल्कुल बहुत अलग है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचिए। अब कहानी इस प्रकार है, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिली जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला।
मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है ना समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, वह बोल पड़ा। मैं मुस्लिम समीर हूं और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई, ये पोयली सेन गुप्ता की कहानी है जो कि द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। चलिए अब आगे चलते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना जो विविधता के पहलू कौन कौन से हैं, इस प्रकार से सीटेट में पूछ लिया जाता है। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन विविधता के पहलू नहीं हैं, तो उसमें से आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और बाद में कथन 1 या कथन 2, कथन 3 या 4 इस टाइप से फिर ऑप्शन नीचे से दिए रहते हैं, तो आपको उसमें चुनना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप नोट डाउन कर लेना। और तो चलिए अब आगे को चलते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं।
आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विविधता का रूप नहीं है, निम्न में से कौन असमानता का रूप है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अपने समझ को बनाते हुए आगे चलिए। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो गैर बराबरी या असमानता किसे कहते हैं? जब लोगों को पेट भरने के लिए भोजन तक नसीब ना हो, जब उन्हें रहने के लिए छत भी नसीब ना हो, जब उन्हें पहनने के लिए कपड़े नसीब ना हो, उनके पास कपड़े ना हो, तो ये असमानता है, ये गैर बराबरी है, ना कि विविधता। विविधता क्या होती है? विविधता होती है आपके खान पान, आपके पहनावे, धर्म, भाषा में कुछ भिन्नताएं होना। ठीक है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग किस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। देखिए, कुम्हार का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, जैसे घड़े या दिए वगैरह जो मिट्टी के बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है। ठीक है, और आप बस वही बन सकती थी। मतलब कि अगर आप कुम्हार जाति में पैदा हो गई तो आप बस वही बन सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा व्यापार या फिर दूसरा काम धंधा नहीं कर सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा, मतलब कि जिस जाति में वो पैदा हुआ है उस जाति के लोग जो काम करते थे, उस काम के ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी, आपके भी दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत का मतलब होता है कहानियां पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियां लिख पाएंगे? तो आप खुद फील कीजिए, अगर आप ऐसी जगह रहें तो एक समय बाद आप खुद अपनी ज़िंदगी से बोरियत फील करेंगे। ठीक, तो इसलिए विविधता भी बहुत ज़रूरी होती है। आगे चलते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 साल पहले
जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति का निर्माण होता था। एक नई संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, जैसे कि हमारा भारत। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग फिरले ही, मतलब बहुत कम ही, अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ये चित्र देख रहे हैं यह है लद्दाख। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर आप एक मानचित्र देख रहे हैं, तो ये है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कहाँ बुनी जाती हैं? कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। तो यहाँ से सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो किस प्रकार का भोजन करते हैं? दूध से बने पदार्थों का, ठीक है। आगे लिखा है कि रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इस लाइन को भी आप याद रखना। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है
उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं, तो ये पश्मीना शॉल बुनती हुई लद्दाख की औरतें। ठीक, तो अभी हमने जाना लद्दाख के बारे में, अब जानते हैं हम केरल के बारे में। केरल आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो इनको आप याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो इसे याद रखना कि सबसे पहले केरल में कौन आए? अरबी और यहूदी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, जिन्हें हम सेंट थॉमस कहते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। देखिए, जब आप इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो बीच बीच में आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें मिलते रहते हैं और उन फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। बाद में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, तो ये है चीना वाला, जो आपको ये जाल दिख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल चीन में यूज़ होने वाले जालों की तरह ही है और इनका नाम क्या है? चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ पंक्तियाँ ही बहुत इंपॉर्टेंट है केरल के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है और आगे भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नई क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर अगर कुछ अलग उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं तो हम भी उन रीति रिवाजों में या उनके खान पान में हमें भी उसमें इंटरेस्ट आता है और हम भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि भारत में कितनी विविधता पाई जाती है। अब जानते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों
के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे लोग भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न क्यों ना हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप इन पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा। सीटेट में इस प्रकार की पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं, और ये पंक्तियाँ अगर किसी विशेष घटना से संबंधित हो तो वो घटना पूछ ली जाती है। तो इन पंक्तियों को आप याद रखना, ठीक है। मत पढ़ लीजिए एक बार कि दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने ही सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण मतलब भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो भारत की खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, ठीक है। आगे लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में से लिखिए। जब हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो भारत के राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न प्रांतों का उल्लेख किया गया है, भारत के विभिन्न लोगों का उल्लेख किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं विविधता में एकता का ही संदेश देता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था सिविक्स का आज पहला चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे को इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।